जय श्री माता जी। जब भी कोई उपचार पद्धति हम लेते हैं उसके पश्चात बंधन लेना अत्यावश्यक है। कृपया कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन ले। राइट पाम को हृदय पर रखते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं। आत्म परीक्षण के सवाल हैं। श्री माता जी, क्या मैं सुबह शाम ध्यान करता हूं? हमें अंदर से ही जवाब देना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। श्री माता जी, क्या आपके उपदेशानुसार मैं 2 बार जल क्रिया करता हूं? क्या मैं खुद को बहाना बताता हूं कि मेरे पास जल क्रिया के लिए समय नहीं है? श्री माता जी, क्या मैं दैनंदिन मेरे चक्र और नाड़ी को चेक करता हूं? क्या मेरे चक्र या नाड़ी में कहीं दोष अगर आ रहे हैं तो मैं उनको स्वच्छ करने का प्रयास करता हूं? श्री माता जी, क्या मैं दैनंदिन घर से बाहर जाता हूं, वापस आता हूं तो स्टीम ले रहा हूं? क्या हम जल नीति दैनंदिन कर रहे हैं? क्या हम घी कपूर उपचार दैनंदिन ले रहे हैं? ये सवाल खुद को पूछने हैं। इनके अगर जवाब ना है तो हम प्रयास करेंगे कि ये सारे जवाब हाँ में आए। थैंक यू सो मच। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता को वंदन करते हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर डॉक्टर्स लोगों की टीम लाइव हमें मार्गदर्शन करेगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले नासिक से आमंत्रित करूँगा डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी। डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियंस, नासिक के बड़े फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं। श्री माता जी के उपदेश अनुसार जो बुक बनी थी मेडिकल साइंस एनलाइटन्ड, और इसे लिखा था डॉक्टर यूसी राय जी ने। इस बुक को मराठी में अनुवादित किया था डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी ने, जिसका नाम है प्रकाशित वैद्यक शास्त्र। डॉक्टर पानसरे जी नासिक के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। श्री माता जी के डॉक्टर के रूप में भी उन्होंने प्रतिष्ठान में सेवा प्रदान की है और 2019 में महाराष्ट्र और गोवा के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय प्रतिनिधि यानी राष्ट्रीय ट्रस्टी के तौर पर उन्होंने 4 साल सेवा दी थी। अभी जो डॉक्टर उधवानी जी ये सेवा दे रहे। प्रकाश पानसरे जी हमेशा सहयोगियों को कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है तो बहुत तत्परता से उनसे बातचीत करते हैं, बहुत प्रेम से उनको मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी, आप अभी लाइव मौजूद है, आपका स्वागत है। इम्यून सिस्टम किस तरह से बढ़ाई जाए, रोग प्रतिरोध शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर डॉक्टर साहब सर्वप्रथम मार्गदर्शन करेंगे। उसके पश्चात मिसेस डॉक्टर अलका पानसरे जी वो हमें आगे की जानकारी देंगे। डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी, सर आप आमंत्रित हैं, कृपया आप आरंभ करें। थैंक यू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सब इससे मेरे साथ सहमत होंगे।
ये हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पहले ये सिखाया जाता है कि प्रिवेंशन कैसे करना है, उसके बाद फिर डिसीज। हर एक बीमारी के पीछे वो बीमारी कैसे होती है, कौन से कारण से होती है, ये समझने के पहले वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये सीखना पड़ता है। प्रिवेंशन का मतलब ही है कि ये बीमारी या डिसीज वो होने ही नहीं देना है, या जो हो रहा है उसको वहीं रोकना है। अब विश्व में जो कोरोना का भयंकर डर पैदा हुआ है, जैसे कि रक्तबीज राक्षस ने हड़कंप मचाया था, उसी तरह वर्तमान स्थिति में विश्व में पूरा कोरोना फैला हुआ है। पैंडेमिक कोरोना सब नाश कर रहा है, मानव जाति का नुकसान कर रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध अभी तक कुछ पुख्ता इलाज नहीं है, कुछ वैक्सीन नहीं है, और जो भी वैक्सीन आ रही है वो अभी वर्तमान में नहीं है, वो भविष्य में है, और वो कितनी सेफ है हमें पता नहीं। तो हम अभी तो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ले रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, ये सब हम बाहर से कर रहे हैं। लेकिन अंदर से, आइडियली अंदर से क्या कर रहे हैं हम? सहयोग के द्वारा हम हमारा मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम दिन में, लेकिन अंदर से प्रिवेंशन के लिए कुछ और जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी एक शक्ति है जो हमारे बीमारी को रोकती है, नॉर्मली रोकती है? यही है वो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर, जिसको हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं। ये रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, ये अगर हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर में अगर अच्छी काम कर रही है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमें कैंसर, कोविड जैसे बीमारी होती नहीं है, और कितनी बीमारी है वो हमसे भाग जाती है, दूर जाती है। तो ये रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, इम्यूनिटी जो है, उसमें वास्तव में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक है एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरी है इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है, उसमें भी दो टाइप की इम्यूनिटी रहती है। एक है एक्टिव, दूसरी है, एक है नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी है, उसमें भी दो टाइप के रहते हैं, एक पैसिव और दूसरे एक्टिव। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में हमें मालूम है कि हमारे माँ से जब हमारा जन्म होता है तो तब से हमारी 12 ईयर तक जो सिक्योरिटी रहती है, एंटीबॉडीज रहती है, वो हमारे माँ की तरफ से हमें मिलती है। तब तक हमें वो एंटीबॉडीज के कारण सुरक्षा मिलती है, हमारा सेंट्रल हार्ट अच्छा रहता है। लेकिन उसके बाद वो इम्यूनिटी चली जाती है। सो दिस इज लाइक पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मैटरनल साइड। उसमें दूसरी एक्टिव इम्यूनिटी रहती है, एक्टिव नेचुरल। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है कि जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि एक आधे बच्चे को मिजल्स हो गया, अभी मिजल्स होने के बाद इसी बच्चे को आगे चल के मिजल्स होगा नहीं, क्योंकि उस बीमारी से उसे एक इम्यूनिटी मिल गई है। दिस इज लाइक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दूसरी जो है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में भी पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। आपको पता होगा कि कई पेशेंट को हम प्लाज्मा के द्वारा एंटीबॉडीज देते हैं, उससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। आर्टिफिशियल पैसिव में अभी जो वैक्सीन जिसके इंतजार हम कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल एक्टिव में वो आ जाए। तो इसी टाइप के जो एक्चुअली इम्यूनिटी है, ये हमको समझ लेना चाहिए कि किस टाइप की इम्यूनिटी हमारे बॉडी में होनी चाहिए और किस टाइप की इम्यूनिटी हमें मिलनी चाहिए।
या तो वैक्सीन के द्वारा या तो हमारी अच्छी इम्यूनिटी बना के हमको करना है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है ये तो इट गिव्स बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म आफ्टर दी पैथोजन अटैक। मतलब हमारे अंदर जो भी अटैक आता है वो ये इनेट इम्यूनिटी से दूर होता है। आपको एग्जांपल देते हैं कि ये हमारे शरीर में जो स्किन रहती है, हमारी जो भी स्किन है या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सब इनेट इम्यूनिटी का काम करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो भी जाता है अंदर, फूड पार्टिकल जाते हैं, कुछ केमिकल जाते हैं, तो इसका हमारे स्किन के ऊपर कुछ एलर्जी जैसा आता है। तो ये शरीर का एक टाइप का इम्यूनिटी है, वो हमें बाहर दिखाई पड़ता है, हम उसको एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप के इम्यूनिटीज है। तो अगर हमको हेल्दी इम्यूनिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हेल्दी इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए, ये एक शॉर्ट में हम देखते हैं। पहले तो है स्ट्रेस मैनेज करना। स्ट्रेस, आपको पता है कि परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में हम नियमित रूप से सुबह शाम ध्यान करते हैं, हमको संतुलित रखते हैं। फिर भी किसी न किसी वजह से हम सहयोगी होके भी हमें कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस स्ट्रेस को हमें दूर करना है। कौन सी भी हालत में श्री माता जी को प्रेयर करके इस स्ट्रेस को दूर करना है और संतुलित होना है। सेकंडली, दूसरा है हेल्दी फूड। हमारा डाइट भी ऐसा हो कि जिसमें संतुलित आहार होना चाहिए। इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो हमारे आहार में सभी पोषक जो तत्व होते हैं वो होने चाहिए। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब संतुलित मात्रा में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे कि विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, तो ये डाइट में होनी चाहिए। लेकिन हमारे डाइट में इतने सब मिलके होते नहीं है, किसी न किसी टाइप की कमी हमारे डाइट में आ ही जाती है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज व्यायाम, एक्सरसाइज। हर दिन नियमित एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हमारे डिफेंडिंग जो मैकेनिज्म है, जो सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है, उसमें न्यूट्रोफिल करके जो सेल्स रहते हैं, उसका कार्य करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजनेशन मिलता है, और वो मिलता है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज की बहुत टाइप्स है, वो भी आपको बताए जाएंगे। श्री माता जी ने काफी बार इसके बारे में जिक्र किया है। हम सहज ही ऐसे मानते हैं कि हम सहज ध्यान करते हैं तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आपको शरीर दिया है, परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, तो उसको उसकी हलचल करनी चाहिए, उसको जिस ऑर्गन को जो चाहिए उसको देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करके हम एकदम ढीले हो गए, शिथिल हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे जो है कि अच्छी नींद हमें चाहिए। इनफ स्लीप इज वेरी एसेंशियल, से अबाउट 6 to 8 hours। और इस निद्रा से हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटीज है, जो स्ट्रेस है, जो विचार है, वो सब निकल जाते हैं। और हम तो सहजयोगी है, सहजयोग का ही विचार करते हैं, और वो फिर उसमें हमारी नींद अच्छी होने के बाद हम फ्रेश रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। अभी जो आगे का जो पॉइंट है वो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री माता जी ने तो एज ए होलिस्टिक मेडिसिन करके एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी सब मिला के सब अंगों से उसका थिंकिंग करने के लिए बोला है। तो ये आगे का पॉइंट है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। पहले तो विटामिन्स, आपको पता है कि विटामिन में विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, फोलिक एसिड और मिनरल्स जैसे कि कॉपर है, सेलेनियम है, आयरन है। तो ये सब हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत अच्छे सोर्सेस है, और ये डाइट के माध्यम से हमें मिलते हैं।
लेकिन किसी ना किसी वजह से उसमें भी कमी आ जाती है, इसीलिए हमको ये सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। अभी शुरुआत करते हैं विटामिन डी से। एक्चुअली विटामिन डी एक ग्रुप है। विटामिन डी में D2 D3 ये दो टाइप के हैं। विटामिन D2 इज अर्गो कोलेकैल्सिफेरॉल, और दूसरा है जो D3 है वो कोलेकैल्सिफेरॉल। D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि D3 हमारे हर सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के हर सेल में डी के लिए एक रिसेप्टर रहता है, और डी का कार्य भी बहुत बड़ा है। सनलाइट से हमें नॉर्मली विटामिन डी मिलता है, स्किन से एब्सॉर्ब होके वो लिवर तक जाता है, और लिवर से D3 का निर्माण हो जाता है, कोलेकैल्सिफेरॉल का, विटामिन D3 का। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम धूप में जाते ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में हम तो घर में बैठे हैं। और वैसे भी जो डेटा, जो रिसर्च डेटा दिखाया गया है, तो इंडिया में मोर देन 83% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत पाई गई है, और वो भी महिला में ज्यादा हो गई है, ज्यादा डेफिशिएंसी है। नॉर्मल रेंज जो विटामिन D3 का रहता है वो 39 इंटरनेशनल यूनिट से 80 इंटरनेशनल यूनिट्स तक रहता है। और हम नॉर्मली जो देखते हैं एज ए डॉक्टर कि हमारे सहयोगी भी ऐसे है कि जिनकी विटामिन D3 लेवल 10 से फ्रॉम 10 टू 15 20 तक ही है, मतलब इतनी कम है। और विटामिन D3 की कमी से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, हार्ट डिसीज होते हैं, कैंसर होता है। जहां आप बोलो वहां तक ये डी डेफिशिएंसी का इफेक्ट नजर आता है। कोरोना का तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन D3 का रोल है इसमें। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कमी है तो आपको कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। और ये अमेरिका में, ब्राजील में, इटली में लाखों लोगों पर इसका रिसर्च हुआ है। कोरोना होने के पहले इसके ऊपर बहुत थोड़े रिसर्च थे, लेकिन इसके ऊपर कम से कम 34,000 रिसर्च हुए हैं। इतना मतलब विटामिन D3 पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। यूरोपियन रिसर्च के जो हेड है उन्होंने बोला था कि कोरोना का वैक्सीन तो रहने दो, आप सिर्फ विटामिन D3 का अगर प्रॉपर डोज लेते हैं, उन्होंने बोला था कि 3000 to 5000 पर डे आपको डोज होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए, इंडिया के लिए एक 1000 to 200 पर डे तो ठीक है। और वैसे भी नॉर्मल रेंज जो है वो 75 to 80 इंटरनेशनल यूनिट्स इतनी होनी चाहिए एडल्ट में। तो विटामिन डी की मात्रा में अगर कम आती है तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, और वो हमको कभी ना कभी तो हमारी विटामिन D3 लेवल चेक करनी चाहिए। आजकल थोड़ी सी कॉस्ट उसकी ज्यादा है, 1000-1200 रुपये कुछ टेस्ट रहती है, लेकिन हमारे लेवल पता चलती है, और वो अगर समझ में आया तो वो करेक्ट करने के लिए भी अच्छा रहता है। तो विटामिन D3 आपको सलाह है कि विटामिन D3 एज ए कुछ मेडिसिन करके मत लीजिए। इट इज एक्चुअली जी शरीर की डिमांड है, ऐसे करके आप लेना चाहिए। कोरोना के इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया गया है। और दूसरा इसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्व सेल के ग्रोथ के लिए। ये विटामिन B12 काम करता है। हमारे जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, उसमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट रोल है। और एडजुवेंट इफेक्ट जो रहता है विटामिन का B12 के विटामिन B कॉम्प्लेक्स के साथ, वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। उसके बाद है जिंक। जिंक भी टी सेल्स बढ़ाने के लिए, व्हाइट WBC बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जिंक भी हमारे एक्चुअली डाइट में आता नहीं है, इसलिए उसके जो सप्लीमेंट है वो लेने जरूर पड़ते हैं। और अदर विटामिन है, विटामिन A है, विटामिन E है, विटामिन C है,
सी भी हमारे डाइट में वैसे आता है, लेमन है, ऑरेंजेस है, लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आते, इसलिए वो भी लेना कभी कभी जरूर पड़ता है। तो मिनरल्स जो है, कॉपर है, सेलेनियम है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन्स में भी आते हैं। और वैसे भी ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक इसका एक गोली, अभी तो कॉम्बिनेशन भी आता है, विटामिन डी, विटामिन मल्टीविटामिन और विटामिन सी सब मिला के भी आता है। तो अभी लेने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अभी कोरोना का काल है। और ऐसा है कि अगर कोरोना में हम किसी भी इसमें त्रुटि रखते हैं तो वो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। तो ये मैंने अभी जो बोला, श्री माता जी का जो व्यू है होलिस्टिक मेडिसिन, मतलब हर एक पैथी अपनी तरफ से जो योगदान दे रहा है। ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट तो रहते ही है, लेकिन जो एसेंशियल है वो उतना तो लेना ही चाहिए। खुद श्री माता जी भी मेडिसिन के बारे में खुद मना नहीं करती थी। उन्होंने काफी बार अमृतवाणी में बोला है कि आपको ये सहज इज अ मेटा साइंस। तो आपको आपके ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कि साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, तो सब आपको सोमेटिक, सब आपको देखना चाहिए। और एज ए होल मैन आपको ये हेल्थ की तरफ देखना चाहिए। तो इसलिए ये सब जरूरी है। अभी लास्टली जो पॉइंट है वो है वैक्सीन का। अभी तो कोरोना वैक्सीन तो आ ही रहा है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, कितनी साइड साइड इफेक्ट्स उसमें आने वाले हैं, वो तो अभी कुछ पीरियड के बाद ही पता चलेगा। और दूसरे और इसके सिवा और जो वैक्सीन है, जैसे कि क्वाड्री फ्लू है, क्वाड्री फ्लू में 4 प्रकार के स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू के, ए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। उसमें से टाइप ए और टाइप बी ये बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका अमेरिका में ये फ्लू के बहुत सारे मरीज होते हैं, बहुत सारे मोर्टेलिटी भी होती है। तो ये अ, हर साल इसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से इसमें ऐड करते हैं। तो अभी जो क्वाड्री फ्लू वैक्सीन आ रहा है वो 4 टाइप के स्ट्रेन के लिए रहता है। और इसके लिए भी यूएस में, ब्राजील में काफी लोग उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने ऐसा बताया है कि अगर आप इसी पीरियड में अगर ये वैक्सीन लेते हैं तो समझ लो कि आपका इम्यूनिटी का जो एक्चुअल जो कम होने वाली इम्यूनिटी है, क्योंकि अभी पता नहीं इसमें वायरल अगर कुछ होता है तो हमें पता नहीं चलता ये पहले कोरोना है, सादा फ्लू है कि स्वाइन फ्लू है। अगर वो हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे जो टी सेल डाइवर्सिटी है वो चेंज हो जाती है। और वो होने के बाद वो जो इम्यूनिटी कम होती है, अगर ऐसी हालत में हम कोरोना के साथ और अगर लड़ना चाहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कुछ काम की नहीं रहती, फिर हम उसके प्रे हो जाते हैं। तो ये समझ में लेना चाहिए कि अगर हम ले सकते हैं तो क्वाड्रीफ्लू लेना चाहिए। निमोकोकल इन्फेक्शन के लिए निमोकोकल वैक्सीन भी आता है। एक्चुअली जो बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है उसमें तो ये काफी सब कवर होता है, क्वाड्रीफ्लू, टाइफाइड, ये जो जिनको बच्चे हैं वो उनके माँ बाप तो ये सब जानते होंगे। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट तो 2-2, 3-3 उसके डोसेस रहते हैं। वेरिसेला रहता है। ये सब टाइप के वैक्सीन क्यों देते हैं, क्योंकि किसी भी डिसीज से हमें कुछ झूंझना नहीं है, और वो अगर आता है तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है और वो हमारी मॉर्टेलिटी का कारण नहीं बनता। तो इसीलिए हमको ये सब जो भी है, मतलब ये तो कैसे है कि जो भी रिसर्च होता है उससे वो वैक्सीन आता है। अभी हमें पता है कि वैक्सीन का पूरा के पूरा उतना इफेक्टिव होता नहीं है। कोई भी वैक्सीन अगर 50-60% के ऊपर भी काम करता है तो भी वो ठीक रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो इम्यूनिटी हमारे इसमें आती है। और बाकी की इम्यूनिटी हम हमारे डाइट से, जैसे कि आपको बोला है कि हेल्दी इम्यूनिटी के लिए हमने जो जो भी पॉइंट्स बताया है वो लाने के लिए हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ जो भी कम पड़ता है वो हमको उसमें जरूर डालना है। और श्री माता जी के पावन चरणों में नमस्कार करके मैं यही रुकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये सब शेयर करने का मौका श्री माता जी ने दिया, तो श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर
प्रकाश पानसरे जी। तो हमने ये ये सारी बातें बहुत सीरियसली लेना आवश्यक है कि विटामिन D3 की हमारे अंदर कहीं कमी तो नहीं, और जरूर पड़े तो हम टेस्ट भी करा लें। ये टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर की प्रतिरोध शक्ति कहीं कम हुई है, इसका काउंट कम आया है, तो तुरंत हम प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि कोई भी वायरस हमारे ऊपर आक्रमण न करे। अभी इसके पश्चात हमारे साथ नासिक से ही मिसेस डॉक्टर अलका प्रकाश पानसरे ये हमें लाइव मार्गदर्शन करेंगी। मिसेस अलका प्रकाश पानसरे फैमिली फिजिशियन है, और बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ सहयोगी कई भारत के सहयोग के सेमिनार में इनका मार्गदर्शन का लाभ काफी सहयोगियों को मिला है। स्पेशली सहयोगियों ने क्या खाना है, क्या खाना नहीं है, हेल्दी डाइट के ऊपर बहुत ही कमांडपूर्ण प्रभावी विवेचन श्री माता जी के भाषणों के अनुसार करने की शैली उनके पास है। लास्ट टाइम इंटरनेशनल महालक्ष्मी पूजा कोल्हापुर में भी हम लोगों ने इसका अनुभव लिया था। अभी हम सारे लोग घर पर बैठे, लेकिन ज्ञान की गंगा हर घर तक पहुंचाना, यही तो श्री माता जी का सपना था। तो आइए अभी हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अलकाताई पानसरे इनको। और डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जय जय श्री माता जी, आप अपना संबोधन शुरू करें। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का सेशन हम श्री माता जी की परमिशन लेकर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन दिस क्रिटिकल पीरियड। अभी आपने जो भी कुछ सुना है, विटामिन D3 एंड विटामिन B12, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपने जो भी कुछ सुना है, भूल गए आप उसका डोज क्या था, क्या नहीं था। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से भी विटामिन आपको लेने हैं तो आपको खाने के तुरंत बाद लेने, नहीं तो आपने क्या डोज लिया ये मायना नहीं रखता है। अगर खाने के तुरंत बाद आप लोगे तो ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। इसका डोज क्या चाहिए आप आपके पास वाले जो डॉक्टर है उनसे पूछ के आप ले सकते हो। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सिर्फ मॉडर्न साइंस में ही नहीं है, ये सहज योगा में भी है और आयुर्वेदा में भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि श्री माता जी धन्वंतरी है और मॉडर्न साइंस की धन्वंतरी है, एंड आयुर्वेदा की है, और डिवाइन साइंस यानी कि मेटा साइंस के भी है। आयुर्वेदा में बताया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि सेम जो कि हेल्दी आदमी है, स्वस्थ आदमी है, उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना है, और आतुर यानी कि जो बीमार है उसकी बीमारियां हमें भगानी है, प्रशमन करना है। सहज योगा में भी सेम यही है कि हमारी तीनों भी नर्वस सिस्टम है, ये हमें बैलेंस में रख के उसका प्रिवेंशन करना है। तो प्रिवेंशन तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तब तो हम बैलेंस में तो उसको लाते ही है, मगर हमें डाइट में कैसे लाना है क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ये डाइट भी उसका बहुत फायदेमंद होता है, हितकारी होता है। क्योंकि सभी प्रकार की बीमारियां जो होती है, एक तो ओवर एक्टिव ऑर्गन से होती है या लिथार्जिक ऑर्गन से होती है। तो हम आज जो देखने वाले हैं ये सिर्फ लिथार्जिक ऑर्गन से होने वाली बीमारियों के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र की डिसीजेस एंड उसके लिए जो डाइट है वो हम देखेंगे।
तो सभी प्रकार के वायरल डिसीजेस और इन्फेक्शियस डिसीजेस वैसे तो बहुत सारे लेफ्ट मूलाधार से होते हैं, मगर वायरल और इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होते हैं ये लेफ्ट मूलाधार की कैच की वजह से होते हैं। उसके लिए श्री गणेश अथर्व शीर्ष रामबाण बताया गया है। और लेफ्ट साइड की सभी बीमारियां जो है लिथार्जिक ऑर्गन के वजह से होती है, इसीलिए कैंडल ट्रीटमेंट बताई है। तो कैंडल ट्रीटमेंट के बारे में जो बहुत सारे सत्र हुए हैं प्रतिष्ठान से, तो उसमें आप देख सकते हो। डाइट के बारे में श्री माता जी बताते बहुत सारे लेमन और पहाड़ी बादाम, बहुत सारे लेमन में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी लेमन का जो होता है ये कट करने के विदिन 30 सेकंड्स आप उसका यूज करें, अदरवाइज उसका फायदा नहीं होता है। सहज योगा के अनुसार भी अगर लेमन काटकर हम बाहर रख देते तो निगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए लेमन कट करने के बाद हमें तुरंत खाना है। दूसरी बात श्री माता जी ने ये बताई है कि शरद पूर्णिमा की रात को लेमन काटकर उसमें सेंधा नमक लगाकर अगर आप रखते हो, बाहर रखते हो चंद्र के किरणों में, तो ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर ये प्रोसेस हुआ जिसको हम नमक लगा के रखते हैं, मगर विदाउट प्रोसेस लेमन हमें यूज नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आलमंड्स बताए श्री माता जी ने। आलमंड्स यानी कि पहाड़ी बादाम बहुत महंगे होते हैं, मगर श्री माता जी ने अगर पहाड़ी बादाम बताए तो पहाड़ी बादाम ही हमें लेने हैं। ये रात को बादाम जब हम खाते हैं तो हमें रात को भिगोकर ही खाना है और सुबह उसके छिलके निकालकर हम खा सकते हैं। इससे भिगोने के बाद उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज बढ़ती है और आसानी से डाइजेस्ट होता है। कौन से भी ड्राई फ्रूट्स अगर हमें खाने हैं तो हमें सोक करके ही खाने हैं, और उसका टाइम भी बताया गया है कि 4 या 4:30, यानी सुबह के नहीं, दोपहर के 4:30। ये टाइम खाने से और बहुत अच्छी तरह भूख होती है तभी हमें खाना है, अदरवाइज इसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। लेफ्ट साइड के लिए श्री माता जी ने चना भी अच्छा बताया है, लेफ्ट मूलाधार के लिए। दूसरा, चना लिवर के लिए भी श्री माता जी ने बताया, यानी कि चना दोनों साइड के लिए उपयोगी है। चना एक अच्छा हाई प्रोटीन डाइट है और ये हम मूलाधार के लिए ले सकते हैं। जैसे कि हमारे सभी श्री माता जी को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसी में चना बहुत मेन होता है, उसमें चना। कल के सत्र में आपने मंदाग्नि के बारे में हमारे भैया जो है डॉक्टर भैया उन्होंने बताया है। तो ये मंदाग्नि क्या होता है, क्योंकि ये कॉमन मैन को मंदाग्नि अग्नि मालूम नहीं होता है। अग्नि यानी कि जैसे बताया उन्होंने कि सभी बीमारियों का कारण अग्नि है। अगर सभी बीमारियों का कारण अग्नि है तो उसके बारे में देखना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि हमारे स्टमक में होता है, जो कि हमारे स्टमक में रहने वाली डाइजेस्टिव पावर, एकदम सीधे वर्ड में हम कह सकते हैं। तो एज पर सहज योगा लिथार्जिक लिवर की वजह से ये होता है, और यानी कि इसमें क्या चाहता है, लेफ्ट स्वाधिष्ठान और लेफ्ट नाभि में। तो अब हम जाएंगे लेफ्ट नाभि का डाइट हम देखते, फिर अग्नि बढ़ाने के लिए जो भी आयुर्वेदा में बताए वो भी हम बताएंगे। सिर्फ मैंने अग्नि क्या होता है और ये अभी नाभि का आया, इसीलिए ये लिवर का आया, इसीलिए लिथार्जिक लिवर इसमें आता है। तो लेफ्ट नाभि के लिए डाइट जो है तो ईट स्लोली बताया श्री माता जी ने, मराठी में बकबका खाऊ नका एंड चू प्रॉपरली। हम हमारे भारतीय संस्कृति में बोला है कि कोई भी आप क्या बोलते खाते हो तो आपको 32 टाइम्स चबाकर उसे खाना है, तभी वो अच्छी तरह से हजम होता है।
दूसरा, जब हम खाते हैं तो किसी किसी को बहुत ज्यादा बार खाने की आदत होती है। पहला डाइजेशन नहीं होता है, तब दूसरा पड़ता है उसके ऊपर, इससे भी अग्निमांद्य होता है। तीसरी बात यह है कि बार बार पानी पीना। अगर भूख लगी है तो हम खाना खा लेते, या भूख लगती है जोरों से, तब ठंडा पानी पी लेते। तो जैसे अग्नि भड़कता है और उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालते हैं तो अग्नि बुझ जाता है, वैसे ही ये अग्नि होता है जो कि हमारे स्टमक में। थोड़ा सा ही पानी पीना है जितना जरूरी है, और गर्म पानी आप पी सकते हो, या गर्म खरी या गर्म कढ़ी आप खाते हैं तो आपको पानी पीने की जरूरत भी नहीं होती है। मंदाग्नि के लिए आयुर्वेदा में गीली हल्दी बताइए। गीली हल्दी मंदाग्नि तो दूर करती है, मगर ये इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरा, क्यूमीन यानी कि जीरा। जीरा एक है, फिर ब्राउन सॉल्ट जिसको मराठी में पादेलोन बोलते हैं, पुदीना, अदरक, गार्लिक की चटनी, उसमें आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, तो ये ब्लैक पेपर भी मंदाग्नि के लिए बहुत अच्छा बताया है। अब नाभि, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि के लिए अजवायन पानी श्री माता जी ने अच्छा बताया है। 50 ग्राम अजवायन 1 लीटर पानी में उबालना है, अच्छी तरह छान के वो पानी आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पी सकते हो। कोविड जैसे इन्फेक्शन में जैसे लेफ्ट मूलाधार पे कैच आता है, वैसे उसके कॉम्प्लिकेशंस में हमें अनाहत और विशुद्धि, इस पर भी कैच आता है जो कि लेफ्ट होती है। तो किसी भी टाइप की खांसी में आयुर्वेदा में तुलसी श्रेष्ठ बताइए। वैसे सहज योगा में भी तुलसी लेफ्ट विशुद्धि के लिए अच्छी बताइए। इसे विष्णु प्रिया बताया है, कृष्ण प्रिया बताया, जो कि विशुद्धि के लिए अच्छी होती है। दूसरा, श्री माता जी ने कॉड लिवर ऑयल बताया है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी होता है, जो कि इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, मगर विशुद्धि के लिए भी अच्छा होता है। बटर चाय में, गर्म चाय में या गर्म दूध में आप ले सकते हो। तीसरा है हनी यानी कि शहद, मध, यष्टि मधु। अभी मध अगर आपको लेना है तो आप ऑर्गेनिक कौन सा भी ले सकते हो, या फोंडा घाट जो हनी है वो अच्छा होता है। यष्टि मधु यानी कि मुलेठी, या मराठी में उसको ज्येष्ठ मध कहते हैं, ये भी विशुद्धि के लिए अच्छा होता है। घी में हल्दी और ब्लैक पेपर मिक्स करके, वो भी विशुद्धि के लिए अच्छा है। थोड़ा सा भीमसेनी कैम्फर, भीमसेनी कैम्फर ये हमेशा थोड़ी मात्रा में ही यूज करना है, ये भी आप ले सकते हो। अनाहत और विशुद्धि के लिए श्री माता जी ने अजवायन धुनी और अजवायन पानी बताया। अजवायन धुनी आपको मालूम है, अजवायन गरम इस पे रख के, अग्नि पे रख के, उसकी जो धुरी होती है उसको लेते हैं हम, तो ये विशुद्धि के लिए अच्छा है। दूसरा, जलनेति भी श्री माता जी ने बताया। और कल आपने गिलोय के बारे में बहुत सारा सुना है, मैं भी अभी गिलोय के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए गिलोय बहुत अच्छी है। सहज के अनुसार गिलोय तीनों नाड़ियों के लिए अच्छी है, क्योंकि लेफ्ट सिंपैथेटिक यानी कि ईड़ा नाड़ी, ये कफ की नाड़ी बताया है श्री माता जी ने। मध्य नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, ये वात की नाड़ी होती है। और पित्त की नाड़ी जो है ये पिंगला नाड़ी यानी कि राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि तीनों नाड़ियों को बैलेंस में रखती है, जिसे आयुर्वेदा में त्रिदोष नाशक कहते हैं। तो ये तीनों दोष का ये नाश करती है। जो शीत प्रकृति वाले होते हैं उनके लिए भी अच्छी होती है गिलोय, और जो उष्ण प्रकृति वाले होते हैं उनके लिए भी अच्छी होती है। रक्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं का वर्धन करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी होती है। इससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। मैंने अपने जो बहुत सारे पेशेंट है तो उनको जब मैंने वायरल इसमें गिलोय का यूज किया है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है वायरल इन्फेक्शन में और
इन्फेक्शियस डिसीज में आप ले सकते हो, प्रिवेंशन भी आप ले सकते हो, क्योंकि इससे कांति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये रक्त धातु वर्धक होती है, लीवर के लिए अच्छी होती है, मंदाग्नि भी ये दूर करती है, क्योंकि अग्नि अगर सब बीमारियों का कारण है तो अग्नि अच्छा रखने के लिए भी आप गिलोय ले सकते हो। अश्वगंधा की ओर जाएंगे। अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्टर है। अश्वगंधा लेफ्ट विशुद्धि के लिए अच्छी है, यानी कैल्शियम का संतुलन रखती है, इसमें कैल्शियम भी होता है, बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है और खांसी जुकाम के लिए भी अच्छी होती है। अब हम जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है आमलकी। आमलकी में सबको मालूम है आजकल तो कोविड में कि आमलकी में विटामिन सी होता है। आमलकी विटामिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। आमलकी का एक विशेष गुण ऐसा है कि आमलकी अगर आपने, जैसे नींबू का होता है वैसे आमलकी का नहीं है, ये आप उसको उबालो, आप उसको सुखाओ, आप उसका चूर्ण करो, इसमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट नहीं होता है, तो ये आप च्यवनप्राश के रूप में, आमलकी रसायन के रूप में आप ले सकते हो। दूसरा गुडुचादी घनवटी जो है, इसमें गुडुची, अश्वगंधा और आमलकी, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स 3 in 1 इसमें है। 3 टाइप के टैबलेट लेना आपको जरूर नहीं है, तो अगर लिथार्जिक हो तो आपको एक टैबलेट से काम चलता है, सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट खाने के बाद आप ले सकते हो। दूसरा एलोवेरा। एलोवेरा ये प्लेटलेट्स बढ़ाती है। आपको मालूम है कि वायरल डिसीजेस में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी है और मंदाग्नि के भी लिए है। तो एलोवेरा तो आप ऐसे भी खा सकते हो, कड़वी भी लगती है, मगर इसका कुमारी आसव करके है, तो ये लेडीज के लिए और बच्चों के लिए इसके अलग नंबर है, जैसे कि 1 नंबर, 3 नंबर। तीसरा है आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी ये लीवर के लिए है, मंदाग्नि के लिए भी है, तो इसीलिए आरोग्यवर्धिनी भी इंपॉर्टेंट है। कल भैया ने आपको सीतोपलादी चूर्ण के बारे में भी बताया है, जिसमें खड़ी साखर, वंशलोचन, दालची, वेलचीनी होती है, ये भी खांसी और जुकाम में अच्छा होता है। सीतोपलादी चूर्ण और तालिसादी चूर्ण दोनों मिक्स करके भी आप ले सकते हो। यह हनी के साथ लेना है। हनी लेते समय आपको हमेशा हनी अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अभी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज नहीं करना होता है, वो बोलते सहज योगा में प्राणायाम करने के लिए नहीं बताया, मगर श्री माता जी ने एक स्पीच में बताया है कि जो रियलाइजेशन जिन्होंने लिया है, यानी कि रियलाइज सोल, वो प्राणायाम कर सकते हैं। और भस्त्रिका तो आप हमेशा कर सकते हो। दूसरा भस्त्रिका और अनुलोम विलोम श्री माता जी ने बताया कि आप रोज भी कर सकते हो। मगर प्राणायाम के बहुत सारे प्राणायाम है, मगर जितने भी प्राणायाम है उतने आपको एक साथ, यानी कि एक के बाद पैकेज में, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। दूसरा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है ये राइट साइडेड लोगों ने नहीं करना है, ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए बताया है, तो ये आप घर में भी कर सकते हो। और बहुत सारे श्री माता जी ने एक्सरसाइजेस बताए, जो कि बहुत सारे सेशन हुए प्रतिष्ठान के, विश्वनाथ भैया ने जो दिए हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो। अभी आफ्टर दिन में ज्यादा से ज्यादा बार आपको बंधन लेना है। प्रिवेंशन आप सहज योगा में कैसा करोगे? वो आप नमक जल की क्रिया करते समय देवी कवच पढ़े, ये भी एक आपका प्रिवेंशन होता है। दूसरा, दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको बंधन लेना है। ये मैकेनिकल प्रोसेस, माँ कहती है कि ये मैकेनिकल प्रोसेस भी हो, मगर जब हर टाइम आप बंधन लेते हो तो कुंडलिनी के उतने धागे ऊपर चढ़ते हैं, उतना आपका मध्य मार्ग एक्सपांड होता है, और जब जब कुंडलिनी के धागे ऊपर चढ़ते हैं, उस समय वो आपके सभी चक्रों को एनलाइटन करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनकी बीमारियां दूर करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको बंधन लेना है। श्री माता जी ने बताया कि 11
कार्य करने से पूर्व आपको बंधन लेना आवश्यक है। यानी दिन में अगर आप 11 कार्य करते हो, आप 11 क्या आप 20 कार्य करते हो, तो आपको उतनी बार बंधन लेना जरूर है। ये जब बताते तो बहुत बार लोग पूछते ये श्री माता जी ने कहाँ बताया है। तो 16 अक्टूबर 2005 में नवरात्रि पूजा जो गुड़गांव में हुई थी, तो उस टाइम हमें छोटे बुकलेट्स मिले थे। तो उसमें बताया कि श्री माता जी ने कवच के बारे में उनके छोटे छोटे कुछ क्लिप्स डाल के रखे उसमें। तो उसमें वो बताते हैं कि आपको दिन में 11 बार, यानी सड़क में जाने के पूर्व यानी कोई भी अच्छा कार्य करने के पूर्व, तो आप उतने बार आपको बंधन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको वैक्सीनेशन भी लेना बहुत जरूरी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अटेंशन आपका अटेंशन हमेशा श्री माता जी के चरणों पर रहना चाहिए। अगर आप बीमार हो, अगर आप बेड रिडन हो, आप दूसरे आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं श्री माता जी को, आपको बंधन दे रहे हैं, उस टाइम अगर आपका अटेंशन श्री माता जी के चरणों पर नहीं है, आप अपने संसार में, आपके घर गृहस्थी में, आपके बिजनेस में उलझ रहे हो, तो उस टाइम कोई कितने भी बंधन आपको दे या कोई कितने भी आपको वाइब्रेशंस दे, तो उसका फायदा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एब्जॉर्ब ही नहीं करते हो, आपका अटेंशन श्री माता जी के चरणों पर नहीं है, तो उन बंधनों का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हमारा चित्त हमेशा श्री माता जी के चरणों पर ही रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप लिथार्जिक है, अगर आप टेंशन में हैं, तो भी आप वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं करते हो। तो इसीलिए दोनों भी चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। फोटो का कोई भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोटो का ही यूज करना चाहिए। क्योंकि श्री माता जी के फोटो में हजारों शक्तियां होती है और ये शक्तियां हमारे अंदर की स्थिति को परावर्तित करती है। इसीलिए फोटो हम ज्यादा से ज्यादा फोटो हम यूज करें। हमारी जो भी नेगेटिविटीज है, ये फोटो एब्सॉर्ब करता है, श्री माता जी का फोटो एब्सॉर्ब करता है। इसीलिए हमें बाहर हम लोग जाते हैं तो हम पेंडेंट के रूप में, या अगर हम अंगूठी रिंग पहनते हैं तो उसमें श्री माता जी की प्रतिमा चाहिए। या हम तो विदाउट पर्स तो जाती नहीं है लेडीज, हमारी पर्स में चाहिए। हम किसी के घर जा रहे हैं, वो अगर निगेटिव पर्सन है और हमें जाना बहुत जरूरी है, सहयोगी नहीं है, तो हमें अपने पर्स में श्री माता जी का फोटो, श्री माता जी ने ही बताया कि आपके पर्स में, और जेंट्स के लिए अपने वॉलेट में हमेशा श्री माता जी का फोटो रखना जरूरी है। ये श्री माता जी ने जो भी कुछ बताया है, तो इसका हमें यूज करना है। फिर हम कुछ बीमारी भी अगर हो गई, तो हमें श्री माता जी ने बोला है कि ये मुझे पूछना नहीं है कि श्री माता जी ये मुझे ऐसा सॉरी, ये मुझे ऐसा क्यों हुआ है, ये श्री माता जी को पूछना नहीं है। क्योंकि हमें ये सब मालूम होता है कि ये क्यों हुआ है। हम इसे अवॉइड कर सकते हैं कि श्री माता जी ने बताए हुए जो कुछ भी नियम है, जो कुछ मर्यादाएं है, वो इटर्नल है और हमें उसका पालन करना ही चाहिए। तो थैंक यू श्री माता जी, आपने मुझे आप सबके साथ शेयर करने का मौका दिया, इसीलिए मैं आपकी अत्यंतिक आभारी हूँ। और दूसरा, ये सब अरेंज करने के लिए पूना टीम ने और अपने कोऑर्डिनेटर जो है स्वप्निल जी हैं, तो उनकी भी मैं बहुत सारी आभारी हूँ कि सबके लिए प्रोग्राम रखे हैं, तो सभी के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हम जब श्री माता जी के बारे में बताते हैं तो अपने चक्र भी क्लियर होते जाते हैं, तो इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें नाक में घी डालना ही है और रोज हमें घी डालना है। हम देखते हैं कि घर में 4 लोग बीमार होते हैं, 4 को कोविड होता है, इसमें सिर्फ एक का ही रॉकेट उड़ता है, बाकी 3 अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके पूर्व जन्म कृत कर्म होते हैं इसमें। तो माँ ने बताया कि पूर्व जन्म कृत कर्म फल नष्ट होने के लिए घी बहुत अच्छा है।
घी नाक में डालना बहुत अच्छा है, विशुद्धि के लिए भी अच्छा है, लंग्स के लिए भी अच्छा है। और जब घी डालते हैं तब आपका हार्ट और लिवर भी अच्छा रहता है। तो हमेशा और बार बार माँ बताती है, तो इसलिए हम सब आज से श्री माता जी को प्रॉमिस करते हैं कि हम नाक में घी डालेंगे ही। तो थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर अलका पानसरे जी एंड डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी। दोनों हमेशा बहुत ही टू द पॉइंट और बड़े सरल तरीके से श्री माता जी ने दिए हुए संदेश के अनुसार बड़े क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। और ये पूरे लॉकडाउन में कई सेमिनार भी नहीं हो रहे थे, तो हम डॉक्टर पानसरे मैडम या डॉक्टर ईरा जोशी ऐसे सभी डॉक्टर लोगों को मिस कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच। और जैसे बहुत सही आपने कहा कि ये सारे ज्ञान का स्रोत श्री माता जी है, वही कर्ता कर्विता है। और जो बार बार यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत भी बताते हैं कि घी कंफर की कितनी आवश्यकता है, आज मैडम ने भी उसके बारे में बताया। इसी लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर आप घी कपूर उपचार पद्धति का वीडियो अवेलेबल है, बहुत बार दिखा भी चुके हैं। अगर आपको ये चाहिए तो टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। पुनः एक बार निवेदन है कि कहीं पर भी अगर हेल्थ की समस्या ज्यादा हो रही है तो टोल फ्री नंबर जो है 1800-2700-800 इस पर जरूर कॉल करके आपको बंधन देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बताएं। अभी जो मैडम ने कहा था कि जैसे कुंडलिनी उठाकर हम बंधन लेते लेकिन खुद को भी, तो ये तरीका भी लास्ट टाइम बताया था। तो आइए इस बहाने हम इतने सारे भाई बहन ऑनलाइन बैठे हैं, ये इच्छा शक्ति का हाथ है हमारा। इस इच्छा शक्ति के हाथ पर राइट पाम की ये जो इंडेक्स फिंगर है, इससे हम लिखेंगे खुद का नाम। ठीक है, खुद का नाम लिखेंगे और गोलाकार बंधन देंगे क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में। डाव्या हातावरती स्वतःचं नाव उजव्या दर्शक बोटाने लिहायचंय, गोलाकार 7 वेळा बंधनं द्यायची आहेत। जर आणखी जडत्व जाणवलं तर ते जडत्व निघेपर्यंत करायचं। ठीक है, आइए करते हैं। अभी राइट पाम से गोलाकार 7 बार बंधन देंगे। हाथ की गर्मी को निकाल देना है। और अभी अगर वाइब्रेशंस ठंडे नहीं हुए तो ये करना होता है। अभी इसके बाद अगर किसी भी चक्र के ऊपर आपको पकड़ महसूस होती है तो ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है कि अगर लेफ्ट विशुद्धि में पकड़ है तो वहां पे हाथ रखे या गोलाकार बंधन दे। ठीक है, तो ये करना हमारे लिए खुद के खुद के भलाई के लिए। बहुत बार ये होता है कि हमें पता चलता है कि मेरे चक्र में पकड़ है, लेकिन हम निकालते ही नहीं। घर में अगर कहीं पर भी गंदगी नजर आई तो हम तुरंत साफ कर देते हैं। तो हमारे शरीर में जो चक्र मौजूद है और इतना बड़ा ये अनुभूति का शास्त्र है, जिसमें कहीं पे भी चक्र के ऊपर पकड़ आ रही है तो तुरंत निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अभी हम खुद के गुरु हुए, खुद के डॉक्टर हुए, हम ये खुद जान सकते हैं। ठीक है, तो सहयोगा इज अबाउट एप्लीकेशन। सहयोग को इस्तेमाल करना होगा। जैसे कल भी बताया था कि ये देखने से नहीं होता है सर, करना पड़ेगा। सारी चीजें हमें पता है तो फिर इसे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो बाहर। इसलिए हम हमेशा लोगों को बोलते कि भाई सारी ट्रीटमेंट पता है, फिर करो ना, नहीं तो बाहर बैठा है कोरोना। ठीक है, डॉक्टर मोनाली उमप जी, उन्होंने भी यहाँ पर पिछले सप्ताह में आके बहुत सारा सुंदर मार्गदर्शन किया था। उसी का एक अंश हम आपको दिखाना चाहते थे। थोड़ी समय की भी पाबंदी है, मैं जस्ट टेक्निकल टीम को एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो डॉक्टर मोनाली उमप जो कोविड हॉस्पिटल में इंचार्ज हैं और सरकार का एक एस्टेब्लिशमेंट है हिंदुस्तान एंड HAL एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ओझर नासिक, वहां पर
सरकारी अफसर के तौर पर ये उस अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं, सहयोगी हैं, बचपन से सहयोगी हैं, पूरी मेडिकल एजुकेशन एक सहयोगी के तौर पर पूर्ण की है। तो डॉक्टर मोनाली उमप, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में कोविड के पेशेंट को आंखों से देखा है, उनको ट्रीट किया है, उनका आज के इस परिस्थिति में सहयोगियों के लिए बहुत ही छोटा सा लेकिन सुंदर मार्गदर्शन है। इस इंटरव्यू का एक अंश जो डॉक्टर विश्वजीत साहब ने लिया था उसको आपके सामने लाइव दिखाते। जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा हम प्रार्थना करके आज का सत्र समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोनाली उमप। जो कोविड का अभी प्रादुर्भाव हो रहा, क्या इसमें कोविड का स्ट्रांगनेस या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या हमारा ही कुछ कम पड़ रहा है, या हमारा ही कोई इम्यूनिटी कम पड़ रही है? इसके बारे में आप क्या बताएंगे? डेफिनेटली कोविड का जो सेकेंड वेव है वो तो शुरू हो चुका है, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके भी आया है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जो पेशेंट्स है वो डायरेक्टली काफ़ी सिवियरिटी में प्रेजेंट हो रहे हैं, काफ़ी सीरियस होके प्रेजेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी चीज़ हो गई है कि लोग भी रिलैक्स हो गए हैं, काफ़ी दिनों तक घर में बैठे हैं लोग, और अब दिवाली का सीज़न हो चुका था तो काफ़ी लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकले हैं, गांव जाने के लिए बाहर निकले हैं, तो लोग भी रिलैक्स हो गए हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के ये सेकेंड वेव हो गई है, और इन्फेक्शन और लोगों का जो काउंट है इन्फेक्टिव लोगों का वो भी बढ़ चुका है। ये चीज़ है ना कि दिवाली के बाद कोविड अपना पूरा बारात लेके पहुंच गया है, और हमें फूफा की तरह बुआ की तरह आगे आगे होके नाचना नहीं है, फूफा की तरह मुंह फुला के एक साइड में बैठना है। जितना आगे जाके नाचोगे आपको वो बारात पकड़ लेगी। तो ये मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप घर पे रहिए, और लोगों को ये भी आदत हो चुकी है कि कोई उनको कंट्रोल करे इन द सेंस, जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि लॉकडाउन करना है, तो लोग घर में लॉकडाउन में बैठेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट रूल्स हमारे लिए बना रही है, मगर चीज़ ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, और हम जब भी बाहर निकलते हैं तो फुल जो मेजर्स है, जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अगर हम ये सब करते हैं तो ज़रूरी कामों के लिए हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा, मगर ये सारे प्रिकॉशंस लेके अगर हम बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत सही कहा दीदी आपने। और एक सवाल ऐसा है कि जो प्रोटोकॉल्स हमने, जो गवर्नमेंट ने हमें तय करके दिए हैं, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हम एज ए सहयोगी या नागरिक हमने क्या क्या प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी है ताकि इस कोविड को हम दूर रख सके। बिल्कुल। काफ़ी बार ये ऐसा देखा गया है कि लोग बीमार होते हैं, सर्दी खांसी बुखार होता है, तो इस टाइम में डॉक्टर्स ने या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप आइसोलेट हो जाइए, फैमिली से भी आइसोलेट हो जाइए, और ज़रूरत पड़ने पे टेस्ट कीजिए। आरटी-पीसीआर जो टेस्ट होता है कोविड का वो कीजिए। मगर काफ़ी लोग ये करते हैं कि नहीं, वो टेस्ट करने से, पॉजिटिव आने से फिर हमको घर में बैठे रहना पड़ेगा या कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, और लोग अवॉइड करते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं है फिर भी आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपके कारण बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, और जो ओल्ड एज पीपल है, जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, इनको ज़्यादा सिवियरिटी से वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अगर तकलीफ नहीं है कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद, तो भी आपको आइसोलेट होना ही है। और गवर्नमेंट के जो रूल्स है कि प्रॉपर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रेगुलरली मास्क पहनिए, और सही तरीके से मास्क पहनिए। जैसे लोगों का मास्क पहनने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। पहले तो मास्क वो कान में ही अटका रहेगा, दोनों साइड के कान में अटका है, मुंह और नाक खुला है। कुछ लोगों का मास्क ऐसा होता है कि नाक खुला रहता है और मुंह कवर रहता है। तो ये सारे गलत तरीके हैं मास्क पहनने से। इससे सिर्फ आपको अपने आप को फील आएगा कि हाँ, मैंने मास्क पहना है और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। काफ़ी लोगों का मास्क नीचे होता है, और जैसे ही चौक आ जाता है, पुलिस आ जाता है, तो वो मास्क ऊपर हो जाता है। तो हमको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी और के लिए हमको मास्क नहीं पहनना है, हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए, और मेरे वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो इसके लिए हमको मास्क पहनना है, और सही तरीके से मास्क पहनना है। जैसे हम मास्क पहनते हैं तो आपका नाक
मुंह और चिन पूरी तरीके से ढका होना चाहिए और हर बार सैनिटाइजर का उपयोग करें। जहाँ पे साबुन और पानी अवेलेबल है आप बार बार हाथ धोते रहिए। बहुत सही कहा दीदी आपने। मास्क तो पहनना जरूरी है, यानी इससे हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी पहले ही आप प्रिवेंट कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सारे मेडिकल शास्त्र या आध्यात्मिक शास्त्र यही बताते हैं कि हमें प्रिवेंट करना है। ऐसा नहीं कि एज ए सहयोगी जैसे श्री माता जी या हम बंधन में है, संरक्षण में है, इसीलिए मैं गाड़ी फास्ट चलाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे हाथ में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो हम सभी सहयोगियों ने पालन करना चाहिए। डॉक्टर, और एक सवाल ऐसा है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है इसमें सहयोग का जो तरीका है, जो परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है, उससे हम हमारा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये जरा आप हमें बताइए। बिल्कुल भैया। जैसे हमने देखा है कि कुछ लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं, उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, जस्ट सर्दी खांसी हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगता है, कोई लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो ये क्यों? कि वायरस तो एक ही है और हर बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। और काफी बार ये भी कहा जाता है कि वंस द वायरस इज इनसाइड योर बॉडी, आपको नहीं पता कि वो उसके बाद क्या करेगा। इसके लिए एक ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है आपकी इम्यूनिटी। और जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सहयोगियों को पता है कि इम्यूनिटी हमारे सेंट्रल हार्ट से होती है। सेंट्रल हार्ट यानी जो हमारा 4th नंबर का एनर्जी सेंटर होता है, मध्य अनाहत चक्र, वहां से हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं और ये चक्र हमारा स्ट्रांग होता है तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण हमारा प्रोटेक्शन होता है। ये जो स्टर्नम बोन है, जो चौथा एनर्जी सेंटर पे होता है, वहाँ पे एक थाइमस ग्लैंड होती है जो 12 साल के आयु तक काफी एक्टिव रहती है। तो काफी मेडिकल प्रेजेंटेशंस और पेपर प्रेजेंटेशन से ये पता चला है कि जब भी आप परम पूज्य श्री माता जी के प्रतिमा के सामने बैठते हैं ध्यान के लिए, तो ये थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो काफी मात्रा में बढ़ता है और आपका ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन हो सकता है एज कंपेयर टू दोज जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कोविड एरा में मेडिटेशन और आपका सेंट्रल हार्ट जो मध्य अनाहत चक्र है वो स्ट्रांग रखना बेहद ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेडिटेशन और मध्य अनाहत पे ध्यान, और अगर पॉसिबल है तो पूरे हृदय से मतलब समझ के आप दुर्गा कवच का पठन भी नियमित रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा सहयोग में परम पूज्य श्री माता जी ने और क्या क्या तरीके बताए हैं, वो भी हमें थोड़ा सा बताइए। जैसे श्री माता जी ने कहा है कि ये जो कोविड है ये वायरल इन्फेक्शन है जो आपके लेफ्ट साइड से एंटर होता है। तो इस वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आपकी लेफ्ट साइड काफ़ी मात्रा में स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कोई भी जो इन्फेक्शन है वो आपके लेफ्ट साइड में अटैक करता है, एक सिंपल सा उदाहरण, जैसे लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र है आपका, वो शरीर का सबसे सुंदर चक्र है। तो कोई भी जब बाधा आपके शरीर में एंटर होती है तो वो लेफ्ट स्वादिष्ठान में जाके बैठती है। तो इसी के लिए आपको आपकी जो लेफ्ट साइड है वो स्ट्रांग रखनी है। इसके लिए लेफ्ट साइड स्ट्रांग रखने के लिए जो डाइट भी चाहिए वो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। जो प्रोटीन की मात्रा है, जो पल्सेस होते हैं, एग्स है, सोयाबीन है, या फिर अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये एक चीज़ है कि आप प्रोटीन डाइट ठीक से ले सकते हैं। सेकेंडली विटामिन सी, जो आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल सकता है, आंवला में मिलेगा, नींबू में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों से भी आपके इम्यूनिटी में एक प्लस पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और श्री माता जी ने कुछ एक काढ़ा भी बताया है जो काफ़ी लोगों को पता होगा। तो वो भी आप महीने में ऐसे 3 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। और अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। इसके अलावा एक घी कैंफर ट्रीटमेंट परम पूज्य श्री माता जी ने बताया हुआ है।
घी ट्रांसफर ट्रीटमेंट करने से आपकी जो विशुद्धि चक्र है और ये जो हंस चक्र है, जहाँ से इन्फेक्शन एंटर होता है आपकी बॉडी में, तो वो आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते रहेगा। घी कैम्फर के काफ़ी सेशंस हमारे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें प्रैक्टिकली बताया गया है विश्वजीत दादा ने कि कैसे करना है। तो वो आपको घी कैम्फर रेगुलरली करना है, और इसके अलावा जो जल नेथी है वो भी आपने रेगुलरली करना है। ये टेस्ट के बारे में आप खुद के लिए सोचें। हमारा हेल्दी डाइट कैसे होना चाहिए, मिसेस डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी ने जो बताया है, इसको आप दोबारा जरूर देखें। हमने इसीलिए जानबूझकर आपके लिए पावर पॉइंट लगाए थे ताकि आप उसके स्क्रीनशॉट ले सको। और कोरोना काल में हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये बड़े सुंदर तरीके से डॉक्टर मोनाली जी ने यहाँ पे बताया। ये सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को वंदन करते हैं। श्री माता जी, आज का जो ज्ञान मार्गदर्शन हमें यहाँ पर आपकी अनुकंपा में मिला है, इसे अमल करने के लिए हमें सुबुद्धि प्रदान करें, और हम विश्व के सभी सहयोगियों के लिए, विश्व के हर मानव के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी काल में सभी का आत्मबल, मनोबल सदा ऊंचा रहे, और जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन उपलब्ध होकर मानव को इस महामारी से संपूर्ण सुरक्षा मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्री माता जी। आप सभी लोग कल और आज इतने प्रेम से यहाँ पर उपस्थित थे, आप लोगों का सहृदय तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सत्र आपके मित्रों को भेजना है तो इसी लिंक को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चैट बॉक्स खुली है। आज का और कल का सत्र आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लिखिए गुड, बहुत अच्छा लगा तो लिखिए बेस्ट, बहुत ही सुंदर लगा है तो लिखिए सुपर कूल, अच्छा नहीं लगा तो लिखिए बैड, BAD। और कोई भी सुझाव है तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, टोल फ्री नंबर पर बता सकते हो। आपको जल्द ही नया साल आने वाला है। नए साल में नए उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 3 जनवरी को यानी रविवार के दिन, नव वर्ष का पहला रविवार, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 15 भाषाओं में आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम है। हर कार्यक्रम 45 मिनट्स का है। जो भी नए साधकों को आप आमंत्रित करना चाहते हो अपनी भाषा अनुसार, उनको आप आमंत्रित करें। www.sahjoga.org.in इस वेबसाइट पर ये सारे कार्यक्रम लाइव प्रसारित किए जाएंगे। आज के इस सत्र में यही विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।